हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्च्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। उत्तराखंड की जो सरकार है 1064 नाम का एक एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्हीं के द्वारा इस 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अब ये किसके द्वारा ये जो ऐप बनाया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो उत्तराखंड की जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया है। ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? ये जो ऐप है इसका यूज क्या होगा? जो सिटीजन्स है, जो जनता है, वो क्या कर सकती हैं? कम करप्शन से रिलेटेड जो भी कंप्लेन है, जिस डिपार्टमेंट में उनको लगता है कि हाँ इस डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है, तो वो जनता, वो आम आदमी क्या कर सकता है? हायर अथॉरिटी के साथ एक डायरेक्टली कंप्लेन फाइल कर सकता है इस ऐप के जरिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ऐप होगा, काफ़ी यूजफुल ऐप है, करप्शंस को रोकने में काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ पे। ये जो ऐप है अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है यहाँ पे, जिसको जो आसान लगे उसमें ये यूज कर सकता है। रेस्ट्रिक्टेड कंप्लेंट्स डेटा एंड आइडेंटिटी ऑफ कंप्लेनेंट विल बी प्रोटेक्टेड। जो भी बंदा, जो भी इंसान अगर कंप्लेन कर रहा है करप्शन के खिलाफ, करप्शन किसी ऑफिसर के खिलाफ वो हायर अथॉरिटी को कंप्लेन कर रहा है, तो उसका जो भी कंप्लेंट है, डेटा है, उसकी जो पहचान है, आइडेंटिटी, सब सुरक्षित रखी जाएगी, किसी दूसरे के साथ उसको शेयर नहीं किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ऐप होगा। उत्तराखंड की सरकार ने 1064 नाम का एक एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा कंगरा टी। कंगरा टी इज़ लाइकली टू गेट यूरोपियन यूनियन जीआई टैग। ये कंगरा एक बोल सकते हैं रीजन है, एक क्षेत्र है जो कि हिमाचल प्रदेश के एरिया में आता है। वहाँ की चाय, वहाँ की जो टी है काफ़ी फेमस है। इसको ऑलरेडी 2005 में जीआई टैग मिल चुका है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इंडिया में मिल चुका है। लेकिन हाल ही में ये जो कंगरा टी है इसको यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग मिला हुआ है। ये तो इंडिया में ऑलरेडी इंडिया का जीआई टैग 2005 में मिल ही चुका है, बट रिसेंटली यूरोपियन यूनियन को भी इसका जीआई टैग मिल चुका है। इससे क्या होगा? ये जो कंगरा टी है इसको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूरोपियन मार्केट में एंटर करने के लिए। मतलब यूरोप की जो मार्केट है वहाँ पे भी ये जो कंगरा टी है इसका वहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाएगा, वहाँ पे ये अपना मार्केट बनाएगा, वहाँ पे इसका भेजा जाएगा और वहाँ के लोग इसका यूज कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो कंगरा टी है 1999 से द कल्टीवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टी हैव बीन इम्प्रूव्ड कॉन्स्टेंटली। 1999 से या इस एरिया का जो चाय वाला जो पार्ट है, चाय जहाँ पे खेती करी जाती है, वहाँ से लगातार इसमें खेती और इसमें लेकर के डेवलपमेंट काफ़ी होते रहा है। और ये जो कंगरा रीजन है कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का एक रीजन आता है। तो इम्पॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन टैग मिल गया है इसको, कंगरा टी को, जो कि हिमाचल प्रदेश का रीजन है। नेक्स्ट है हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी लॉन्च्ड अवसर AVSAR स्कीम टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। तो AAI जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम होगा अवसर। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखा है, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसियंस ऑफ द रीजन। तो एक अवसर का फुल फॉर्म पूछा भी जा सकता है, तो ध्यान में रखना है। टू इनकरेज द टैलेंट ऑफ वोमेन आर्टिसियन एंड क्राफ्ट्समैन एंड प्रोवाइड देम विथ द राइट अपॉर्चुनिटी। ये क्या होगा? ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है एयरपोर्ट पे, वो क्या कर सकते हैं? वो अपना, उनकी जो यूनिकनेस होती है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? स्वयं सहायता समूह। गांव में बहुत सारी ऐसे औरतें होती हैं, चाहे कोई छोटा मोटा जो व्यापार होता है, लाइक गांव में औरतें लोग सिलाई का काम बड़ा करती हैं, टोकरी बिनती हैं, चाहे मटका वगैरह, जो भी उनकी एक यूनिकनेस है, वो क्या करती हैं? ग्रुप बना लेती हैं और उसी अपने रोज़गार को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो यही जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये इनको मौका दिया जाएगा कि एयरपोर्ट पे वो जा कर के अपना एक शोकेस लगाए, एक एग्जीबिशन लगाए, और वहाँ के जो एयरपोर्ट पे आते जाते पैसेंजर्स हैं वो इनके प्रोडक्ट्स को देखें और ख़रीदें। तो इनकी जो एक अपॉर्चुनिटी है, इनका जो व्यापार है और ज़्यादा बढ़े, और ज़्यादा इनको अवसर मिले, इसी को यहाँ पे थीम लेकर के यहाँ पे बनाया गया है। अंडर द स्कीम द स्पेस विल एलोकेटेड, वहाँ पे कुछ जगह इनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को एट एयरपोर्ट्स पे
फॉर सेलिंग, ताकि वो अपना बेच सके या फिर अपना शोकेस लगा सके, जो कि उनके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट्स हैं, उनके खुद के द्वारा बनाया गया, उनके किसी खास एरिया के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट्स हैं, वो वहाँ पे सेल लगा सकते हैं, बेच सकते हैं। इनको 15-15 दिन का, जैसे मान लेते हैं कि कोई बहुत सारा ग्रुप है, 4-5 ग्रुप्स हैं, तो एक ग्रुप को 15 दिन का वहाँ पे अलॉटमेंट दिया जाएगा कि आप 15 दिन तक यहाँ पे अपना स्टॉल या फिर सेलिंग या शोकेस लगा सकते हैं। फिर दूसरा वाला ग्रुप आएगा, टर्न बाय टर्न करके यहाँ पे 15 दिन का एक गैप दे करके यहाँ पे इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्कीम क्या लॉन्च किया है, जिसका नाम है अवसर। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसियन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। कैमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल विंस वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड, ये काफ़ी एक मार्मिक तस्वीर बोल सकते हैं। एक लंदन में ब्रिटिश एक स्कूल है जहाँ पे 200 से ज़्यादा बच्चों का एक, यहाँ बोल सकते हैं, दुर्व्यवहार या फिर किसी बीमारी के कारण यहाँ पे एक बहुत ही मिस्ट्री टाइप है, बहुत ही रहस्यात्मक तरीके से वहाँ पे 200 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हो गई है। तो वहाँ पे उसका जो एक कब्रिस्तान बोल सकते हैं, वहाँ पे उनका जो भी बच्चा लोगों का जो क्लॉथ्स हैं, जो कपड़ा है, उसको यहाँ पे क्रॉस का फ़ोटो लगा करके वहाँ पे टांगा गया है। तो इसी को एक कब्रिस्तान में जा कर के एक फ़ोटोग्राफ़र है जो कि उन्होंने इसका फ़ोटो लिया है और उन्हीं के लिए इनको वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। तो ये काफ़ी रहस्यात्मक तरीके से वहाँ के बच्चों की डेथ हो गई है, तो उन्हीं के कपड़ों को यहाँ पे टांगा गया है, तो इन्हीं के फ़ोटो लेने के लिए इनको मिला हुआ है। इस फ़ोटो टाइटल क्या रखा गया है इसका, कैमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल। इस फ़ोटो का टाइटल क्या है, कैमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल इसका टाइटल होगा, जो कि कैनेडियन फोटोग्राफर है जिनका नाम क्या है, एम्बर ब्रैकेन। पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो अवार्ड किसको मिला है, तो यही है फोटोग्राफर जिन्होंने इसका फ़ोटो लिया हुआ है, कनाडा की है ये। ओन द टाइटल वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर 2020। इसमें क्या यहाँ पे लिखा गया है, फोटोग्राफ शोज द डेथ ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू क्रुएलिटी, जो दुर्व्यवहार हो गया, एट कैमलूप्स इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल इन द ब्रिटिश कोलंबिया। यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि दुर्व्यवहार के कारण इनका बहुत देहांत हो गया है, 200 से ज़्यादा बच्चों का, तो यही यहाँ पे किया गया है। फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर किसको मिला है, ऑस्ट्रेलिया के एक फोटोग्राफर, इसका मैथ्यू एबॉट नाम है। और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हम लोग कब मनाते हैं, 19 अगस्त को मनाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कैमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल को ही एक टाइटल नाम रखा गया है और इसी को मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो। नाम क्या होगा इनका फोटोग्राफर का, एम्बर ब्रैकेन, जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन्फोसिस एंड रोल्स रॉयस लॉन्च्ड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर। जो इन्फोसिस हमारी भारत की सबसे बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, और रोल्स रॉयस ये भी क्या है, एक यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है, एक कार कंपनी है, या फिर और भी जेट इंजन्स बनाती हैं, फ्लाइट वगैरह की, जो जेट फाइटर्स के ये इंजन को बनाती हैं। तो ये दोनों ने मिल करके क्या किया है, इंडिया में इनोवेशन सेंटर को लॉन्च किया है, और कहाँ पे, बेंगलुरु में। ताकि इससे क्या होगा, जो भी हम जेट फाइटर प्लेन्स या फिर जेट इंजन किसी दूसरे कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, मंगवाते हैं, तो अब क्या होगा, थोड़ा सा उस पर डिपेंडेंस कम होगा और भारत में ही हम जेट इंजन बना सकते हैं। तो इसी के कारण इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे एक इनोवेशन सेंटर बनाया जा रहा है। हालांकि ये 2020 में ही इस एग्रीमेंट पे साइन हो चुका था, बट ड्यू टू कोविड यहाँ पे इसको टाल दिया गया था। बट ये कंफर्म हो गया कि अब क्या होगा, बेंगलुरु में इन्होंने इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा। तो बेसिकली ये जेट फाइटर्स का इंजन्स बनाने के लिए और भी बेहतर तरीक़े से इसमें एरोस्पेस और इंजीनियरिंग को लेकर के यहाँ पे इनोवेशन सेंटर लगाया जा रहा है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। ये याद रखना है, इन्फोसिस और रोल्स रॉयस से मिल करके यहाँ पे बना रहे हैं। इन्फोसिस का फाउंडेशन की बात करें तो 7 जुलाई 1981 को यहाँ पे बनता है। इन्फोसिस के सीईओ कौन है, सलील पारेख जी हैं। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर हमारा बेंगलुरु में ही मिलता है। और रही बात रोल्स रॉयस की, इसके सीईओ टॉर्सन मुलर हैं, 2010 से अभी वही हैं। फाउंडेशन इसका कब हुआ था, 1904 में। हेडक्वार्टर आपका मिलता है यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट थैम्पेट में मिलता है, यूनाइटेड किंगडम में। और इसके फाउंडर कौन थे, हेनरी रॉयस थे और चार्ल्स रोल्स थे, इन्हीं दोनों के नाम से मिल करके बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, SFDR मतलब सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी। तो DRDO ने हाल ही में इस SFDR का
काफ़ी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है जो कि उड़ीसा में सक्सेसफुली लॉन्च किया है। उड़ीसा के चांदीपुर से इसको लॉन्च किया, तो इसको चांदीपुर से लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? कोलाबोरेशंस के, मतलब दो यहाँ पे बॉडी मिल करके इसको डेवलप करी है। एक तो डिफेंस रिसर्च DRDL हो गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद, एंड DRDO लेबोरेटरी जो कि इमारात हैदराबाद वाला है। दोनों मिल करके DRDL और ये इमारात सेंटर मिल करके दोनों ने इस क्या बोल सकते हैं, इस सॉलिड डक्ट फ्यूल रामजेट टेक्नोलॉजी को ये बनाया हुआ है, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है? पुणे में मिलता है। ये अभी DRDO के चेयरमैन हमारे कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी हैं। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? DRDO ने हाल ही में SFDR, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी को उड़ीसा के चांदीपुर से इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा UIDAI इसरो साइंड पैक्ट फॉर टेक्निकल कोलाबोरेशन। UIDAI जो क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो यही आधार कार्ड हम लोग जो बनवाते हैं या फिर इसी की एक अपेक्स बॉडी है। तो UIDAI और इसरो दोनों ने मिल करके एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज़ को लेकर के? ताकि वो टेक्निकल कोलाबोरेशन को एक दूसरे से साझा कर सके। तो UIDAI ने क्या किया है? NRSC जिसको बोलते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि एक इसरो का एक सब्सिडरी है, उन्हीं के साथ टाई अप करके ये इन्होंने किया है। तो NRSC क्या करेगा? एक भुवन आधार पोर्टल ये क्या करेंगे? डेवलप करेंगे, ताकि क्या हो सके? फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड लोकेशन अबाउट द आधार सेंटर अक्रॉस इंडिया। एक भुवन आधार पोर्टल बनाया जाएगा जो कि क्या करेगा? पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ आधार सेंटर है उसका इन्फॉर्मेशन और लोकेशन ये पूरी तरह से पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताएगा। तो पोर्टल विल प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कंप्लीट जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, retrieval analysis and reporting of Aadhaar centers with high resolutions backdrop of नेचुरल कलर सैटेलाइट इमेज। ये जो पोर्टल ये भी प्रोवाइड कराएगा पूरा ये जो आधार सेंटर है उसका पूरा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और तो ये सैटेलाइट हैं जिसके जरिए बहुत ही हाई रिजोल्यूशंस का ये एक नेचुरल कलर सैटेलाइट्स इमेज यहाँ पे लेगा। तो पूरा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा आधार सेंटर का। तो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो दोनों मिलकर के टेक्निकल कोलाबोरेशंस के लिए इन्होंने टाई अप किया है और भुवन आधार पोर्टल ये लॉन्च करेंगे, डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रिलीज USD $72124 टू यूनेस्को फंड। जो हमारा जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है इन्होंने क्या किया है? यूनेस्को को $72,124 का इन्होंने फंडिंग की है फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स इन 2022। जो स्पोर्ट्स के फील्ड में जो डोपिंग का केस आता है, बहुत सारे ऐसे बॉक्सर हो गए या फिर बहुत जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं कुछ पिल्स ले लेते हैं ताकि उनको इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है और गेम में एक अनएक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये जो डोपिंग को रोकने के लिए, डोपिंग को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे ये फंडिंग करी गई है यूथ अफेयर्स और एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि यूनेस्को को दिया गया है। इन द सेवेंथ COP द स्टेट पार्टीज हैड एग्रीड फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ 1% ऑफ रेगुलर बजट टू रेस्पेक्टिव नेशंस टू यूनेस्को टुवर्ड्स फंड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग स्पोर्ट। यहाँ पे ये बताया गया है कि एग्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे एक COP की मीटिंग हुई है जहाँ पे बताया गया है कि 1% जो रेगुलर बजट है उसका 1% किसको डोनेट किया जाए, इसी सारी चीज़ों के लिए डोनेट किया जाए ताकि स्पोर्ट्स में जो डोपिंग के केसेज आते हैं उसको क्या किया जा सके? एलिमिनेट किया जा सके। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड $28,172 टुवर्ड्स यूनेस्को फंड्स इन 2021। 2021 में इन्होंने इंडिया की तरफ से इतने रुपये का वहाँ पे फंडिंग करी गई थी। द फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स फॉर एस्टेब्लिश इन 2018। ये जो डोपिंग को एलिमिनेट करने के लिए एक जो फंड, इसके लिए एक कमेटी जो बनाई गई थी, इसके लिए फंड प्रोवाइड कराया जा रहा है। 2008 से इसको फंड दिया जा रहा है कि इसको जो एलिमिनेशन डोपिंग के एलिमिनेशन को रोकने के लिए ये जो फंड 2008 से इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा CRPF सेलिब्रेट्स 57th फेलोर डे। जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है इन्होंने क्या किया है? 9 अप्रैल को हर साल ये क्या मनाते हैं? अपना वेलोर डे सेलिब्रेट करते हैं। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसका क्या नाम है? CRPF शौर्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है।
On April 9, 1965, a small contingent of CRPF fought against Pakistan in range of Kutch and eliminated 34 पाकिस्तानी सोल्जर। तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री बताई जा रही है कि 9 अप्रैल 1965 के एक छोटी सी बटालियन थी CRPF जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई करके जीत हासिल करी थी। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए कि CRPF का जो वैल्यूर डे हर साल कब मनाया जाता है, 9 अप्रैल को। इस साल वाला जो था कितने नंबर का था, 57 नंबर का वैल्यूर डे था। नेक्स्ट हमारा बुक से रिलेटेड है। बुक टाइटल जिसका नाम क्या है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ऑथर्ड बाई फॉर्मर कैग विनोद राय। जो कैग के पहले यहाँ पे रह चुके हैं, क्या नाम है इनका, विनोद राय। इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसका नाम क्या है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कैग बोलते हैं, विनोद राय हैज ऑथर्ड द बुक माई इनिंग्स विथ BCCI। ये पूरा टाइटल का नाम है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI। तो ये पूरे इस टाइटल का, बुक का टाइटल का नाम है। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, COA यानी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन रह चुके थे। फाउंड बाई सुप्रीम कोर्ट फॉर BCCI इन 2017 फॉर 33 मंथ्स। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पद की यहाँ पे घोषणा की गई थी जिसका कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन रह चुके थे 2017 में BCCI के। तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने अपनी पूरी यहाँ की हिस्ट्री, पूरी अपनी एक एक्सपीरियंस इस बुक में इन्होंने लिखा है। अदर बुक्स रिटेन बाई, अगर विनोद राय की दूसरी बुक्स की बात करें, रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस इन्होंने इनकी दूसरी बुक है। और हाल ही में इनकी बात की जाए तो ये जो विनोद राय क्या है, कल्याण ज्वेलर्स के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, जो और अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कल्याण ज्वेलर्स। जो कल्याण ज्वेलर्स हैं उसके ये चेयरमैन और इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो टाइटल याद रखना है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI। एक पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया है, विनोद राय के द्वारा लिखा गया है। वर्ल्ड हेम्योपैथी डे, वर्ल्ड हेम्योपैथी डे ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 10। 10 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो हैनीमैन थे, एक क्या नाम था इसका, सैमुअल हैनीमैन डॉक्टर थे, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे इस होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इनका जन्म 1755 में हुआ था पेरिस में, जो कि हेम्योपैथी को लेकर के एक इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, एक तरह से फाउंडेशन ही रखा था बोला जाए तो उन्हीं की याद में इसको मनाया जाता है। इस बार की जो वर्ल्ड हेम्योपैथी डे थी उसकी थीम क्या रही थी, उसका थीम था पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। वर्ल्ड हेम्योपैथी डे की जो थीम है, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस इसका थीम था। हर साल की तरह ये जो थीम किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, आयुष मंत्रालय के द्वारा इसके थीम को दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, 10 अप्रैल को हेम्योपैथी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा रिया जैडॉन विंस 11th DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप अवार्ड। जो रिया जॉर्डन है उन्होंने क्या किया है, 11th DGC गोल्फ चैंपियनशिप का अवार्ड इन्होंने जीत लिया है। ये रिया हुक कैड इतना इन्होंने स्कोर किया है जिसकी वजह से इन्होंने जीत हासिल करी हुई है। ये प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, जो उषा इंटरनेशनल की जो वाइस प्रेसिडेंट है अंजू मुंजाल, ये इस अवार्ड में ये प्रेजेंट हुई थी। इंपॉर्टेंट है, बस हमको ये याद रखना है, 11th DGC लेडीज ओपन मैट्योर गोल्फ चैंपियनशिप अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है, रिया जॉर्डन के द्वारा, रिया जॉर्डन को द्वारा जीता गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।